हेलो एंड वेलकम टू सिविल्स एग्ज़ाम। आज हम करेंगे लूसेंट सीरीज़ में जो लेक्चर 2 है मेडाइवल इंडिया का सल्तनत पीरियड। इसमें आज हम देखेंगे जो दिल्ली सल्तनत है उसमें जो स्लेव डायनेस्टी है। तो जो लूसेंट में मैं उसके बारे में बताऊंगा, जो विस्तार से जो आएगा कि कैसे क्या हुआ, कैसे सल्तनत डायनेस्टी आई, वो अलग लेक्चर में लेंगे जब जो दूसरी किताब से लेंगे। ये लूसेंट सीरीज़ है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सल्तनत पीरियड 1206 से 1526 एडी तक ये सल्तनत डायनेस्टी रही या सल्तनत पीरियड रहा। पहला देखते हैं इसमें स्लेव डायनेस्टी हुआ क्या था। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला इन्वेजन क्या हुआ, जो मुस्लिम्स आए थे, पहले उसके बारे में देखते हैं। तो पहला मुस्लिम इन्वेजन जो भारत पे हुआ था वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में, ठीक। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में कहाँ पे हमला किया था? सिंध पे, और सिंध को जीत लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद देखें कि पहला तुर्क इन्वेजन कहाँ हुआ था? तो महमूद गजनवी ने 998 से लेके 1030 तक भारत पे 17 बार हमले किए थे, 17 बार, ठीक है। तो एक मिनट, महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किए थे। कब? 998 से लेके 1030 तक। और ये तुर्क था, जबकि जो मोहम्मद बिन कासिम था वो तुर्क नहीं था, वो अरब था शायद, ठीक। फिर उसके बाद देखें तो 17 हमले किए थे और 1025 में इसने अटैक किया था। कहाँ पे? हिंदू मंदिर जो है सोमनाथ में, उस पर हमला किया था। और टेम्पल को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया 1026 में, और फिर उसके बाद चला गया। और जाते टाइम ही इसकी मौत हो गई थी, जो इसका आखिरी एक्सपेडिशन था 1030 में। फिर देखें तो दूसरा तुर्क जो आया भारत पे जिसने हमला किया था वो था मोहम्मद गौरी ने भारत पे कब से कब तक हमला किया? 1175 से 1206 तक इसने हमला किया, ठीक। और इसे ही कहते हैं फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, इसी ने। और यही मोहम्मद गौरी था जिसने क्या किया था? 1191 में इसकी 1191 और 1192 दो बार इसकी लड़ाई हुई थी चौहान से, पृथ्वीराज चौहान थर्ड से, किसकी? बैटल ऑफ तराइन में, जिसमें 1191 में इसने पहला आक्रमण किया था चौहान के ऊपर। इससे चौहान से लड़ाई हुई थी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में पहला बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1191 में, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान ने इसे माफ़ करके वापस भेज दिया। बट ये अगले साल फिर आया 1192 में, जब पृथ्वीराज चौहान जो थे वो बिजी थे शादी में अपने, और इसने अचानक हमला किया 1192 में। और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए, और इसने उनको माफ़ नहीं किया, उनको ऑन द स्पॉट काट के मार डाला। कुछ लोग कहते हैं ऑन द स्पॉट मारा, कुछ लोग कहते हैं ले जाके वहाँ पे अपने राज्य में वहाँ मारा था। तो इससे हुआ क्या कि इससे मोहम्मद गौरी का रूल इंडिया में शुरू हो गया था। उस टाइम जो राजपूत हारे थे वो उसका क्या क्या रीज़न था, ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा कि उनके बीच यूनिटी नहीं थी, वो आपस में डिवाइडेड थे, आपस में लड़ते थे, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, खुद की छोटे छोटे किंगडम थे, और कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा था। प्लस वो ऑर्गेनाइज नहीं थे जैसे तुर्क ऑर्गेनाइज थे। लेकिन जो होना था हो गया, पृथ्वीराज चौहान हार गए, उनको मार दिया गया, और इसके बाद मोहम्मद गौरी ने अपना रूल संभाला। मोहम्मद गौरी का खुद का राज था अफ़गान की तरफ, तो इसलिए वो अपना राज अपने सेनापति को थमा के चला गया। उसमें जो जिस सेनापति को उसने राज्य थमाया था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। हुआ ये था कि वो 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी, नहीं तो खुद भी कंट्रोल करता, लेकिन उसने यहाँ का कार्यभार जो था कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था। लेकिन 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। फिर मोहम्मद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली का सुल्तान बना, और यहीं से स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होती है। तो दिल्ली सल्तनत जो था 1206 से इसने 1206 से लेके 1526 तक राज किया। इसमें पहली जो डायनेस्टी आई वो थी स्लेव डायनेस्टी, जिसने 1206 से 1290 तक राज किया। स्लेव डायनेस्टी के बाद आई खिलजी डायनेस्टी, जिसने 1290 से 1320 तक राज किया। उसके बाद तीसरी डायनेस्टी आई तुगलक डायनेस्टी, जिसने 1320 से 1414 राज किया। और फिर उसके बाद आई सैयद डायनेस्टी, जिसने 1414 से लेके
1451 तक राज किया। और लास्ट में लोधी डायनेस्टी आई जिसने 1451 से लेके 1526 तक राज किया। तो ये डायनेस्टी थी जिसने राज किया था दिल्ली सल्तनत पे। तो ये पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा किस डायनेस्टी ने राज किया था दिल्ली सल्तनत पे। तो सबसे ज़्यादा राज किया था तुगलक डायनेस्टी ने। दिल्ली सल्तनत पे सबसे ज़्यादा राज करने वाली डायनेस्टी है तुगलक डायनेस्टी। और सबसे कम राज करने वाली डायनेस्टी कौन सी है, तो वो है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी ने सिर्फ 30 साल राज किया था, जबकि तुगलक डायनेस्टी ने 94 साल राज किया था। तो शुरुआत करते हैं। पहली डायनेस्टी जो थी स्लेव डायनेस्टी, मतलब गुलामों की डायनेस्टी। इन्होंने 1206 से 1290 तक राज किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम था मोहम्मद गौरी का, वो 1206 में गद्दी पे बैठता है। 1 मिनट, 1206 में ये गद्दी पे बैठता है। तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था ऐबक, और उसका दामाद भी था। इसे कहते हैं लाख बख्श। इसका टाइटल जो है लाख बख्श है, क्योंकि इसने बहुत दान किए हैं अपने इसमें। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई। कैसे, तो ये चौगान खेल रहा था, जिसे घोड़े पे बैठ के जो चौगान खेलते हैं ना, पोलो जिसे कहते हैं, वो। इसने क्या किया, इसने क्या क्या काम कराए, तो इसने 2 मस्जिदें बनवाई थी दिल्ली में। एक तो दिल्ली में बनाई थी, एक अजमेर में। जो दिल्ली में जो मस्जिद बनाई थी वो थी कुबुत-उल-इस्लाम, ये मस्जिद बनवाई थी। और दूसरी मस्जिद इसने बनाई थी 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी शुरुआत भी की थी। और ये जो कुतुब-उल-इस्लाम मस्जिद है दिल्ली में, ये कुतुब मीनार के बगल में ही है। कुतुब मीनार की शुरुआत जो थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई थी। किसकी याद में, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक संत थे, उनके लिए करवाई थी ये कुतुब मीनार की शुरुआत। इसके टाइम पे राइटर्स भी थे इसके दरबार में। कौन थे, हसन उल निज़ामी, जिसने लिखी थी तुज उल मसीर नाम की किताब लिखी है हसन उल निज़ामी ने। और दूसरा फ़खरुद्दीन, जिसने तारीख़ मुबारक शाही भी लिखी है। तो तारीख़ मुबारक शाही किसने लिखी है, फ़खरुद्दीन ने। और हसन उल निज़ामी ने क्या लिखी है, ताज उल मसीर। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो राजधानी रखी थी वो कहाँ रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी जो अपनी रखी थी वो रखी थी लाहौर को। ठीक, तो ये लाहौर को राजधानी रखी थी। तो कभी कभी पूछा जाता है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं कहते, वो कहते हैं इल्तुतमिश को। क्यों, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज तो शुरुआत की थी, लेकिन ये ज़्यादा दिन, एक तो इसने राज नहीं किया, 4 साल ही राज किया। दूसरा, इसकी राजधानी जो थी वो लाहौर थी। फिर इसके बाद इसका जो दामाद और इसका गुलाम दोनों कह सकते हैं, वो था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था और वो था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, और दामाद भी था। इसने 1211 से 1236 तक राज किया। ठीक, ये स्लेव था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इसने 1211 में गद्दी हथियाई। किसको हटा के, तो कुतुबुद्दीन का जो बेटा था आराम बख्श, उसको इसने हटाया और खुद गद्दी पे बैठ गया, क्योंकि ये दामाद था। और इसे ही कहते हैं रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर किसे कहते हैं, इल्तुतमिश को। क्यों, क्योंकि इसने आते ही सबसे पहला काम क्या किया, अपनी कैपिटल जो है दिल्ली को बनाया, लाहौर से शिफ्ट करके। इसके ही टाइम पे क्या हुआ था, जो चंगेज खान था उसने भारत पे हमला किया था। चंगेज खान कौन था, मंगोल शासक था। उसने हमला किया, मतलब हमला करने आ रहा था। क्यों, क्योंकि एक ख्वारिज़्म शाह जो था वो चंगेज खान से बचता बचाता शेल्टर मांगने आया था। किससे, इल्तुतमिश से, कि मुझे जगह दे दो, मुझे उससे बचना है। लेकिन इल्तुतमिश ने उसको भगा दिया अपने यहाँ से, ख्वारिज़्म शाह को। इसलिए चंगेज खान ने भारत पे हमला नहीं किया। इल्तुतमिश ने कई काम किए थे जो उसको देखते हैं। पहला, इसने 2 कॉइन्स चलाए थे, एक था टका, दूसरा था जित्तल। टका जो था ये सिल्वर कॉइन्स हुआ करता था, और जित्तल जो थी ये कॉपर की कॉइन हुआ करती थी। फिर उसके बाद इसने ही इक्ता सिस्टम लागू किया था। किसने लागू किया था इक्ता सिस्टम, तो वो लागू किया था इल्तुतमिश ने, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। फिर इसके बाद चहलगानी सिस्टम मतलब 40 जो नोबेल्स होते हैं, 40 मंत्रियों का ग्रुप, ये किसने बनाया था, तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने ही बनाया था चहलगानी सिस्टम।
तो पहला टका चलवाया जो सिल्वर कॉइन्स होती थी, जित्तल चलवाया जो कॉपर कॉइन्स होती थी, और इक्ता सिस्टम भी इसी ने लागू किया, चहलगानी सिस्टम भी चलवाया इल्तुतमिश ने। इसके बाद कुतुब मीनार जो है इसका कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट किसने करवाया था, इसी ने करवाया, इल्तुतमिश ने। इसकी एक मंजिल जो है ये बाद में बनवाई थी तुगलक रूलर ने। फिर इसके टाइम पे कौन कौन से ऑथर यहाँ पे रहते थे, तो मिनहाज उस सिराज जो था ये इल्तुतमिश के टाइम रहता था। इसने एक बुक लिखी थी तबाक़त-ए-नासिरी। तो तबाक़त-ए-नासिरी किसने लिखी थी, मिनहाज उस सिराज ने। फिर इसके बाद इल्तुतमिश मर गया 1236 में, और 1236 में इल्तुतमिश का बेटा जो है रुकनुद्दीन वो गद्दी पे आया। एक मिनट, रुकनुद्दीन जो है ये गद्दी पे आया 1236 में। इल्तुतमिश चाहता था कि इसकी बेटी जो है रजिया सुल्तान वो बने, लेकिन नोबेल्स ने जो मंत्री थे उसने रुकनुद्दीन को बना दिया। और इसको किसने बनाया, उसकी माँ रुकनुद्दीन की मम्मी शाह तुर्काना ने उसे बना दिया, क्या, राजा बना दिया। बट इसे रजिया ने हटाया थोड़े दिन बाद शासन से। एक्चुअल में मंत्रियों ने हटाया था रुकनुद्दीन को और रजिया को बिठा दिया था। और फिर रजिया ने 4 साल शासन किया दिल्ली सल्तनत पे 1236 से 1240 तक। और इसको इल्तुतमिश भी चाहता था बनाना, और नोबेल्स भी जो मंत्री थे वो भी चाहते थे इसको बनाना। फिर उसके बाद जो हुआ, क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि ये जो रजिया सुल्तान है ये पहली और आखिरी मुस्लिम रूलर है इंडिया में, पहली और आखिरी मुस्लिम रूलर बनी है रजिया सुल्ताना। फिर रजिया सुल्ताना धीरे धीरे जब इसने कुछ चेंज करने लगे, कुछ बदलाव शुरू किया इसने तुर्कों की जगह अफ़गानिस्तान के मतलब अफ़गानी लोगों को थोड़ा प्रेफरेंस देने लगा। क्यों, क्योंकि इसका जो अस्तबल था, घोड़ों को जो देखभाल करता था वो करता था। अब जो घोड़ों का जो अस्तबल का देखभाल करता था वो इसका एक गुलाम करता था याकूत। और याकूत जो था ये अफ़गानी था, ये तुर्क नहीं था। इस चीज़ से जो मंत्री थे इसके जलने लगे, और मंत्री भी जलने लगे, और जो धर्मशास्त्र जो मानते थे वो भी जलने लगे, क्योंकि ये उस टाइम के उनकी बातों को फॉलो नहीं करती थी और उनके कहने पे नहीं चलती थी। तो उन्होंने प्लान बनाया कि इसको ख़त्म करें। तो इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जैसे ये बनी तो जो अल्तुनिया था, अल्तुनिया कौन था, तो अल्तुनिया जो था भटिंडा का गवर्नर था। अल्तुनिया जो था ये भटिंडा का गवर्नर था। इसने क्या किया, रजिया सुल्तान की जो को अपनी रानी मानने से मना कर दिया। इससे क्या हुआ, रजिया सुल्तान जो थी याकूत के साथ निकल गई अल्तुनिया को ख़त्म करने। और अल्तुनिया को ख़त्म करने के लिए जब रजिया सुल्तान याकूत के साथ निकली तो क्या हुआ, अल्तुनिया ने इन दोनों को जेल में डलवा दिया, और अल्तुनिया ने क्या किया, याकूत को मार दिया और रजिया सुल्तान को जेल में डाल दिया। इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे रजिया ने उसके साथ शादी कर ली, अल्तुनिया के साथ। और फिर ये दोनों बाकी लोगों से बचते बचाते वापस आ रहे थे दिल्ली। कौन, रजिया और अल्तुनिया। पहले तो अल्तुनिया खिलाफ था रजिया के, लेकिन बाद में अल्तुनिया रजिया के साथ हो गया और इन्होंने शादी कर ली। लेकिन जो मंत्री थे रजिया सुल्तान के वो उनके खिलाफ ही थे। तो जब ये वापस आ रहे थे तो इनके खिलाफ एक साजिश हुई, और 1240 में रजिया को एक कॉन्स्पिरेसी के तहत कैथल हरियाणा में मार दिया गया। और जब रजिया मरी तो जो मंत्री थे उन्होंने फिर एक नए राजा को गद्दी पे बिठा दिया। वो कौन था, इल्तुतमिश का तीसरा बेटा था बहराम शाह। इसको 1240 में बिठाया और 1242 तक ये रहा। ये तीसरा बेटा था बहराम शाह इल्तुतमिश का, और इस चालीसा ने इन्हें गद्दी पे बिठाया। इसने ज़्यादा दूर टाइम तक शासन नहीं किया। फिर इसको हटा के दोबारा एक और लड़का जो था रुकनुद्दीन का बेटा जो था मसूद शाह, उसे 1242 से 1246 तक उसे बिठाया गद्दी पे। ये किसका बेटा था, रुकनुद्दीन का बेटा था। रुकनुद्दीन कौन था, इल्तुतमिश का बेटा था। इसे फिर बलबन ने जो था बलबन, उसने इसे गद्दी से हटाया। और फिर उसके बाद नसरुद्दीन महमूद, इसको 1246 से में गद्दी पे बिठाया। नसरुद्दीन महमूद को किसने,
बलबन कौन था? तो ये भी चालीसा ग्रुप का उस टाइम लीडर हुआ करता था। 1246 में नसरुद्दीन को बिठाया इसने और 1266 तक नसरुद्दीन ने शासन किया। तो बलबन ने इसको क्यों बिठाया नसरुद्दीन महमूद को? इसलिए बिठाया क्योंकि जो नसरुद्दीन महमूद है ये बलबन का ही क्या था? तो बलबन की बेटी का पति था, मतलब बलबन का ही दामाद था नसरुद्दीन महमूद। और जब ये बैठा, ये इल्तुतमिश का बेटा था और इसे दरवेशी किंग भी कहा जाता था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पवित्र और बहुत अच्छा था इंसान। बट ये 1266 में मर गया और यही मौका था बलबन के पास राजा बनने का। तो बलबन ने 1266 में अपने आप को राजा घोषित कर दिया। एक मिनट। तो बलबन ने क्या किया? 1266 में अपने आप को राजा घोषित कर दिया अपने दामाद के मरने के बाद। और 1266 में ये गद्दी पे बैठा। गद्दी पे बैठती सबसे पहले बलबन ने क्या किया? तो इसने सबसे पहले चालीसा को ख़त्म किया, चालीसा की पावर को ख़त्म किया, फिर चालीसा को ख़त्म किया। फिर उसके बाद इसने स्पाइस रखने शुरू कर दिए, अपने आप को क्या राज्य में चल रहा है उसके लिए अपॉइंट किया इसने स्पाइस। और उसके बाद इसने एक सेंट्रलाइज आर्मी को फॉर्म किया, जो दिल्ली सल्तनत पे कोई भी लड़ाई हो, जैसे मंगोल से लड़ना हो, उसके लिए इसने एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज आर्मी बनाई। इसने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट भी बनाया जिसका नाम था दीवान ए अर्ज। तो दीवान ए अर्ज नाम का मिलिट्री डिपार्टमेंट भी बनवाया इसने। इसके बाद इसने अपने आप को एक टाइटल दिया, इसने टाइटल लिया जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ गॉड जिसे कहते हैं इंग्लिश में, जिल्ले इलाही का इसने टाइटल भी लिया बलबन ने। फिर इसके बाद इसने 2 रूल चलाए अपने राज्य में, वो था सिजदा और पाइबोस। सिजदा क्या होता था? सिजदा मतलब ये होता था कि जब भी राजा के सुल्तान के सामने आओ तो उसके सामने झुक के उसे सलाम करो। और पाइबोस क्या होता था कि राजा के जो पैर होते हैं उसे चूमना, उसे कहते हैं पाइबोस। और ये एक प्रथा बना दी थी, क्यों? ताकि सबको नीचा दिखाया जा सके। नीचा मतलब जो चालीसा ग्रुप थे या अदर मंत्री थे वो हमेशा ये ना सोचे कि वो राजा से बड़े हैं, वो अपने को राजा से छोटा ही सोचे। इसके बाद इसने जब ये आखिरी टाइम आ गया था तो इस मोहम्मद जो था इसने इसकी वो शासन पे हथिया लिया था। और तुर्गिल बेग जो थी, इसका कह सकते हैं स्लेव था तुर्गिल बेग, उसने लास्ट में शासन हथिया लिया था। फिर इसके जाने के बाद क्या हुआ कि कैकाबाद नाम का एक राजा आया। ये कौन था कैकाबाद? 1287 में ये आया कैकाबाद। ये था पोता किसका? बलबन का। और इसको किसने बिठाया? फखरुद्दीन ने इसको बिठाया, ठीक, कैकाबाद को। और यहीं से जो है स्लेव डायनेस्टी का अंत हुआ, क्योंकि कैकाबाद भी बाद में गद्दी से हटा दिया गया कैकाबाद, और यहाँ से स्लेव डायनेस्टी का अंत होगा। स्लेव डायनेस्टी के बाद जो दूसरी डायनेस्टी आई थी वो खिलजी डायनेस्टी आई थी, ठीक। तो यहाँ तक है। तो आज के लिए यहीं पे सिविल्स एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अगला।